नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कई विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। अपने संबोधन में सीएम धामी ने अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करने की सलाह दी। योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोदित उदयमान, यही पांडे जी, ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है, क्योंकि आज से आप सभी प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं। उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं उठाएगा, कि अब तो हमारा चयन हो गया है, अब तो हमारा काम पूरा हो गया है। आ जरूर रहा होगा मन में, अभी नहीं आ रहा होगा तो कभी अचेतन मन में आ जा रहा होगा कि अरे सिलेक्शन हो गया, अब तो पीसीएस अधिकारी बन गए, अब तो इस विभाग के अधिकारी बन गए, अब तो पुलिस उपाधीक्षक बन गए, कहीं कुछ और बन गए। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक ये कह रहा हूं कि अब आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, अब आज से आपका काम शुरू हो रहा है, आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। क्योंकि कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई पुलिस उपाधीक्षक, कोई कारागार उपाधीक्षक और हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि उनके विभाग में भी अनेक पदों पर जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर आप सब लोग आसीन होने जा रहे हैं। वित्त अधिकारी हैं, कृषि, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण और ऐसे अनेक विभागों में। भाइयों बहनों, ये सब जो आज एक अंतराल आपने तय किया है, एक आपने लक्ष्य प्राप्त किया है, ये सब आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से ये तय किया है। और सच में अब आपको अपनी क्षमताओं का, जो आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है, आपकी प्रतिभा है, उसका उपयोग प्रदेश को गति देने में लगाना है, प्रदेश की उन्नति में लगाना है, प्रदेश की प्रगति में लगाना है और राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाना है। क्योंकि ये कालखंड बार बार नहीं मिलने वाला है। जब समय बीत जाएगा और हम सब सोचेंगे कि हमने ये काम कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, तो उस समय बहुत आगे जा चुके होते, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता है। ये आप लोगों ने यहाँ तक भी महसूस किया होगा कि समय एक बार चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। और सबसे अगर अमूल्य कोई चीज़ है तो हमारे सबके जीवन में इस समय ही है कि वो कभी लौटकर नहीं आता है। इसलिए आप सभी को जिन महत्वपूर्ण पदों की, दायित्वों की जिम्मेदारियां आ रही हैं, वो न केवल समाज के सशक्तिकरण में बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत अहम भूमिका आप सबको निभानी है। अब आप न केवल नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, बल्कि आपके निर्माण से यह भी तय होगा कि राज्य की कैसी उन्नति होगी, आपके विभाग की कैसी उन्नति होगी। और आप सब लोगों ने अपने अपने विभागों में जाकर, मैं एक बात जरूर आप सब लोगों से कहूंगा, क्योंकि आप सब अमृत काल के कर्मयोगी हैं। उस अमृत काल के कर्मयोगी हैं जिसमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है।
तो आपके काम से आपका नवाचार भी दिखना चाहिए कि आप इस 21वीं सदी के नए कर्णधार हैं। आप जहां जाएं वो वर्क कल्चर दिखाई दे, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी ने कहा कि आपके वर्क कल्चर में दिखना चाहिए कि आपने कौन सा नया काम किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश की जनताओं की समस्याओं का समाधान करें और उनके जीवन में कैसे हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि ऊपर से कोई नीति चल रही होगी, आपके उच्चाधिकारियों से कुछ निर्देश आपको मिल रहे होंगे, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी जिन स्थानों पर हैं उन स्थानों के आप भी एक तरह से लीडर हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी के चलते अब पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही पहली कार्यकारिणी की भी शुरुआत कर दी गई है। इस मौके पर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा कि उत्तराखंड में आरएलडी की सक्रियता शुरू हो चुकी है, पहली कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और आने वाले वक्त में सदस्यता अभियान को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में होने वाले निकाय चुनावों में पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगी, क्योंकि पार्टी का निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल लगातार सदस्यता प्रोग्राम में लगा हुआ है। अभी पहले हमारी कार्यकारिणी का विस्तार होना था, तो पहली कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है और आने वाले समय में अभी हमारा सदस्यता प्रोग्राम लगातार चलेगा। आज हमारे वरिष्ठ समाजसेवी लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन करी है, अपने तमाम समर्थकों के साथ वो यहाँ आए हैं, जिसमें हमारे रायपुर विधानसभा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे सुंदर सिंह रावत जी आए हैं। हमारे महानगर में बहुत वरिष्ठ आदमी रहे हैं, गोविंद भारद्वाज जी ने पार्टी ज्वाइन करी हमारे अपने समर्थकों के साथ में। सुनीता साहनी जी पिछले कई संगठनों में लगातार काम करती आई हैं, आज इन्होंने सबने पार्टी का साथ दिया है। रेखा शर्मा जी हैं, पहले हमारे साथ में हम सभी लोग उत्तराखंड क्रांति दल में काम कर रहे थे और ये सभी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। आने वाले निकाय की तैयारियों में हम लोग ये काम कर रहे हैं और निकाय से पहले आप ये लगाइए कि उत्तराखंड प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पूर्ण रूप। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य में पहली बार उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस लीग का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया गया है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। देखिए, हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तम्बाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और ये इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए हमने सभी जिलों में भी आयोजन कर रहे हैं क्रिकेट प्रतियोगिता का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का। और मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभव इसमें लोगों को फील हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक संदेश हम दे रहे हैं कि हमको सबको स्वस्थ रहना है। देहरादून पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से चालान की प्रक्रिया गतिमान है। वहीं देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभी तक 9 महीने में करीब 5,500 चालान ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। देखिए, विगत अभी हमारे 9 महीने जो सितंबर तक का हमने 5,500 के करीब ऐसे ऑनलाइन चालान जो सिर्फ ड्रोन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ऑनलाइन किए थे। चूँकि इसका एक कारण ये है कि सबका मौके पर जब हम चालान करते हैं तो कहीं ना कहीं जो और उल्लंघन करता है वो निकल जाते हैं वहाँ पर। तो मौके पर जो फील्ड पर है वो हमारे कर्मचारी अधिकारी वो तो करते ही करते हैं। साथ ही ड्रोन से मॉनिटरिंग का फ़ायदा ये होता है कि ऐसे बहुत सारे उल्लंघन करता के हम नंबर और वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग करके उनके चालान उनके ऑनलाइन भी भेजते हैं और उनके घर पर भेजते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चालान हो रहा है, इसके बाद वो सुधार भी देखने को मिल रहा है। फिर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका ऑब्जर्वेशन हवा के में भी ड्रोन के माध्यम से हो रहा है, तो वो उल्लंघन करने में डरता है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसमें आने वाले समय में कहीं ना कहीं जरूर ऐसे उल्लंघन करने वालों पर इसका प्रभाव दिखाई।
फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर काफी असर पड़ा है। सब्जियों के दाम महंगे होने की वजह से सब्जी व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारी सीजन के साथ साथ ही महंगाई लगातार बढ़ रही है। फल सब्जियों की बात हो या दूध दही की बात हो या अन्य खाद्य पदार्थों की बात हो, तो सभी में लगातार धीरे धीरे जो है महंगाई वो बढ़ती जा रही है। और बात की जाए तो पिछले 6 माह के मुकाबले इस माह सबसे अधिक जो है वो महंगाई बढ़ी है। तो ऐसे में जो है लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आम आदमी की जेब पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। और मार्केट पर कितना असर पड़ा है, कितना रोज़गार पर जो सब्जी बेच रहे हैं उनके रोज़गार पर कितना इससे असर पड़ा है, इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं देहरादून के नेहरू कॉलोनी सब्जी मंडी में। आप देख रहे हैं सब्जी मंडी में हम पहुंचे हैं। हालांकि सब्जी मंडी में फ़िलहाल जो है वो सन्नाटा है और इक्का दुक्का लोग ही जो है सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं। और आपको ये दिखाएं किस तरीके से जो है कि ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि सब्जियां कुछ जो है ख़राब भी हो रही हैं, कुछ सड़ भी रही हैं। तो इसी को लेकर जानेंगे। हमारे साथ सब्जी व्यापारी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। भाई साहब, मार्केट क्या सब्जियों के अगर दाम देखे जाएँ तो अदरक के क्या दाम है, किस तरीके से लोग किस तरीके से खरीदारी करेंगे? इस समय सब्जियां बहुत महंगी हैं बरसात की वजह से, और सब्जियां अंदर से ख़राब भी बहुत निकल रही हैं, इसलिए सब्जी महंगी हैं। मंडियों में मतलब एक भाव की सब्जी नहीं मिलती, कस्टमर यहाँ एक भाव की सब्जी मांगते हैं। और सब्जी गलती भी देखो, कितना सामान गला हुआ देखो, नीचे देखो सड़ा हुआ सब्जी, सबका भाव निकालना भी है, काम भी नहीं है मंडियों में। सब लोग फेरी वोरी वाले सामान ले लेते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता, इसीलिए सब्जी महंगी है, क्वालिटी भी। अच्छा, अदरक का पूछे, अदरक का क्या दाम चल रहा है? इस समय अदरक कितने रुपए अब अदरक पर बढ़े हैं? इस समय अदरक 120 रुपये किलो है, यहाँ 40-30 रुपये पाव हर भाव बिकता है सौदा। और सौदा ख़राब भी बहुत हो रहा है इस समय, काम भी नहीं है मंडियों में। अच्छा, नींबू क्या रेट है नींबू की अगर बात की जाए तो? इस समय नींबू 150 रुपये किलो है, 40 रुपये पाव ही बिक रहा है, 160 रुपये किलो बिक रहा है। लहसुन इस समय 300 रुपये किलो है, वो 400 रुपये किलो है। और लहसुन में अंदर बहुत कबाड़ निकलता है कट्टे में, इसलिए थोड़ा सा महंगा। तो मार्केट पर कितना असर पड़ा है महंगाई से जिस तरीके से, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और ऐसे में अब रोजगार व्यापार का सबसे बड़ा वो होता है, इस समय ज़्यादा खरीदारी होती है, लेकिन कितना असर मार्केट पर आपकी पड़ रहा है? क्या लोग सब्जियां उतनी खरीद रहे हैं, जो है कम क्वांटिटी में सब्जियां खरीद रहे हैं? हाँ, कम क्वान्टिटी में सब्जी खरीद रहे हैं। बहुत लोग फेरी वाले सब्जी ले रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पीठ लग रही है, पीठों सब्जी ले रहे हैं। मंडी बहुत लोग कमा रहे हैं, इसलिए व्यापार मंदा है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है ये सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। अब बात की जाए तो जो अदरक के रेट हैं 120 रुपये किलो अदरक पहुंच गया है, लहसुन 300 रुपये किलो पहुंच गई हैं। एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, गोभी किस भाव है? गोभी कैसे? 80 रुपये किलो भैया। 80 रुपये किलो पहाड़ी गोभी। तो क्या लोग खरीद रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, या फिर रेट सुन करके कम सब्जियां खरीद रहे हैं? नहीं, रेट सुन करके कम ले रहे हैं, जिसको 1 किलो जो तो आधा किलो ले रहा है भैया। यानी कि देख रहे हैं किस तरीके से जो है इंसान जो लोग हैं उनकी जेबों पर भी असर पड़ा है, और लोगों ने अपने खान पीन में भी जो है कोताही बरत रहे हैं महंगाई को देखते हुए। और जिस तरीके से यहाँ सब्जी मंडी में जो लोग हैं वो बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो सब्जियां हैं वो महंगी हो रही हैं, और सीधे तौर पर जो है जो व्यापारी हैं उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा है, और इसी के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनकी जेब पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। भाई साहब, आलू क्या भाव है इसका? आलू 100 का 3 किलो। और प्याज? प्याज 100 रुपये की 1.5 किलो। ये जब उठाओ ना सामान अगर दे दो प्यार से। मार्केट कैसा चल रहा है? लोग खरीद रहे हैं कि क्या कुछ या कम खरीद रहे हैं? किस तरीके का मार्केट चल रहा है? मार्केट डाउन है, काम ना है नहीं भाई जी, महंगाई में रकम की रकम दे रहे, कमाई हो नहीं रही। अब देखो 50 किलो आलू कट्टे में 40 किलो आलू निकल रहा, 10 किलो ऐसे ही आड़ती कम भेज रहे, 5 किलो मट्टी काट दे रहे, 3 किलो आलू काट दे रहे। काम धाम नहीं हो रहा भाई जी, गरीब आदमी परेशान है बस। तो देखिए, जो सब्जी बेच रहे हैं वो भी परेशान हैं, और जो सब्जियां खरीद रहे हैं वो भी परेशान है, और जिस तरीके से आम आदमी की जेब पर काफ़ी असर भी पड़ा है। अंकल जी, जो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर जेब पर पड़ा है? बजट पर कितना असर पड़ा है? क्या जितनी सब्जियां पहले ले जा रहे थे उसी मात्रा में, या कम क्वान्टिटी कर दी गई? अब तो भैया कम क्वान्टिटी कर दी गई, क्योंकि बहुत जेब में भारी पड़ रहा है एकदम। हाँ, बिल्कुल जेब से बिल्कुल पैसा जो भी 30 रुपये किलो था अब 60 रुपये किलो है, इसलिए जेब में भार पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है।
त्योहारी सीज़न भी है और त्योहारी सीज़न में सबसे ज़्यादा खरीदारी लोग करते हैं, लेकिन त्योहारी सीज़न में ही सबसे ज़्यादा महंगाई अक्सर देखी जाती है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से जो है अपने बजट को आप वो करेंगे? यार देखो, अब बजट तो अब सब्जी जो खाता है वो खाना ही है। अब बजट तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, बजट कम हो ज़्यादा हो। अब पहले ज़्यादा क्वांटिटी ले जाते थे, अब कम क्वांटिटी लाते हैं, वही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो यानी कि आम आदमी के ने अपने जो मात्रा में जिस मात्रा में सब्जियां लेके जा रहे थे वो मात्रा भी कम कर दी है और खाने पीने में जो है कोताही भी बरत रहे हैं और कम क्वांटिटी भी सब्जियों की जो परिवार में जो पहले 1 किलो सब्जी लेकर जाता था वो अब आधी किलो लेकर जा रहा है महंगाई के कारण। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ रही है। और मार्केट का भी अगर आपको दिखाए तो मार्केट भी इस वक्त जो है, हालांकि इक्का दुक्का लोग ही सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इतने लोग जो है नहीं पहुंच रहे हैं। और ऐसे में सब्जियां भी जो सब्जी व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि सब्जियां जो है काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हो रही है। मटर क्या भाव है भाई साहब और किस तरीके की खरीदारी लोग करें? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। तो लोग खरीद रहे हैं, क्या कह रहे हैं, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो अभी 100 रुपये किलो के हिसाब से महंगाई तो नहीं है, अभी मटर है पोजीशन के हिसाब से, है ना। जब स्टार्ट होती है कोई भी देखो सब्जी नई जब स्टार्ट होती महंगाई रहती है, जब वो धीरे धीरे ज़्यादा आने लगती ना तो महंगाई कम हो जाती है। ये देखो पकौड़े, महंगाई तो बड़ी मंदी वाली। तो यानी कि महंगाई ज़रूर देखने को मिल रही है और लोग भी जो है इससे लोगों की जेब पर भी सीधे तौर पर असर पड़ा है और ऐसे में लोग कोताही भी बरत रहे हैं, सब्जियां कम खरीद रहे हैं और मार्केट पर भी सीधे तौर पर इसका असर पड़ रहा है क्योंकि त्योहारी सीज़न है और त्योहारी सीज़न में सबसे ज़्यादा खरीदारी भी होती है। और जिस तरीके से त्योहारी सीज़न में रिश्तेदार भी घर में आते हैं तो ऐसे में खान पान की जो खाद्य पदार्थ हैं वो सबसे अधिक लोग खरीदते हैं। तो ऐसे में महंगाई को देखते हुए जो है लोगों का काफ़ी बजट भी बिगड़ रहा है और ऐसे में जो है लोग कोताही भी बरत रहे हैं। जितनी क्वांटिटी में पहले सामान ले रहे थे वो क्वांटिटी भी लोगों ने अब कम कर दिया, जिससे मार्केट पर भी असर पड़ रहा है और जो सब्जी बेचने वाले हैं वो उनकी सब्जियां इस वजह से जो है ख़राब भी हो रही हैं, जो महंगाई जो है बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय में महंगाई को लेकर किस तरीके से किया जाता है, महंगाई कितनी कम होती है या कितनी ज़्यादा बढ़ती है, यह भी देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून। नैनीताल नगर पालिका ने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वेंडर जोन का चयन करने की कवायद तेज कर दी है। संयुक्त मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कमेटी ने वेंडर जोन क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें पालिका की तरफ से चयनित 121 में से 88 वेंडर्स को लकड़ी टाल में शिफ्ट किए जाने की पर लोगों की राय ली गई थी। अब संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया है कि वेंडिंग जोन स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे पर्यटक सीजन के दौरान पंथ पार्क में पर्यटकों को चहलकदमी करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नैनीताल में वेंडर्स चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो काफ़ी बैठे हुए हैं। उसमें एक हाई कोर्ट का आदेश भी है कि पंथ पार्क के जो वेंडर्स हैं उनको हम वेंडिंग जोन में शिफ्ट करें, इसलिए वेंडिंग जोन को देखने की कार्रवाई चल रही है। देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन बनाए जा सकते हैं। उसमें ये पहला स्पॉट है जहाँ पे हम आए हैं, इसके लिए हम उसका सर्वे कर रहे हैं और आर्किटेक्ट को बोल रहे हैं कि एक अच्छा वेंडिंग जोन यहाँ पे बनाया जा सके, जिससे कि जो पर्यटक हैं उनको भी थोड़ी सहूलियत हो और जो वेंडर्स हैं वो भी अलग अलग जगह ना बैठे हैं। जब वो ऐसी सर्दियों में कहीं पर भी बैठ जाते हैं तो ट्रैफिक की समस्या भी होती है। तो हमने 2-3 जगह चिन्हित किए हैं, उसी का सर्वे किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द सबकी सहमति के साथ हम वेंडिंग। चमोली मुख्यालय के नजदीकी गांव सगर की आराध्य मां चंडिका की दीवारा यात्रा लगभग 100 सालों के लंबे अंतराल के बाद शुरू हो चुकी है। जय मां चंडिका देवी के उद्घोष से इन दिनों पूरी मंडल घाटी गुंजायमान हो रही हुई है और अब 9 महीने तक मां चंडिका जिले के गांव-गांव में अपने भक्तों की कुशल क्षेम पूछेगी। ये दीवारा यात्रा अपने पहले पड़ाव गोपेश्वर गांव स्थित गोपीनाथ मंदिर पहुंची। दरअसल राजा सगर की आराध्य और शक्ति स्वरूपा मां चंडिका की देवरा यात्रा का शुभारंभ विजयादशमी के अवसर पर मां चंडिका के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान से हुआ है, जहां माता की देवरा यात्रा भंतोली से शुरू हुई। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गढ़वाल के अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर पहुंचे।
है।